नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्लास छठी की एनसीईआरटी बुक भूगोल विषय को, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। और उसी वीडियो को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, महासागर एवं महाद्वीप। इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक कथन पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक कथन पढ़ा था और इस वीडियो में भी एक कथन दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10 भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में न हो। इस कथन के अनुसार इसमें महासागर के बारे में बताया गया है। ये कथन है जूल्स वर्न 1870 का। सबसे पहले तो इसमें बताया गया कि महासागर ही सब कुछ है और ये महासागर जो है वो पृथ्वी का 7/10 भाग, यानी कि 10 में से 7, इसमें अगर हम लोग अनुमान लगाते हैं तो ये होता है 70%। इसके अनुसार 70% भाग महासागर है पृथ्वी पर। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता और इस महासागर में मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। महासागर जो है प्रकृति का विस्तृत भंडार है और दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से ही हुआ था और संसार का जो आरंभ हुआ था वो महासागर से ही हुआ था और इसका अंत इसी में ना हो, इसकी संभावना भी हो सकती है कि कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। अब चलिए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्लोब का एक चित्र दिया गया है। ये चित्र दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए, इसको हम प्रश्न को देख लेते हैं। महासागर एवं महाद्वीप क्या हैं, उनके नाम क्या हैं एवं उनका विवरण कैसा होगा। ये जो प्रश्न दिया गया है, इसी प्रश्न का हल हम लोग वीडियो के आगे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न है, महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। महासागर और महाद्वीप जो हैं पृथ्वी पर जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, जिसमें मानव जीवन भी एक सम्मिलित है। चलिए इस दृश्य के बारे में, इस इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य छायात्रित लूनर निकोनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा। इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया, भाग दाईं और ऑस्ट्रेलिया एवं नीचे की ओर अंटार्कटिका को दर्शाया गया है। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है। निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु यह क्या दर्शाता है। आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है।
इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा। इसमें कहा गया है कि हम लोग अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का ज़्यादातर भाग, अधिकांश भाग नीला दिखाई देता है। और नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी में 70 से 75% लगभग जल से घिरा हुआ है, यानी पृथ्वी पर 75% जल है। और इसका अर्थ है कि अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है, और जल से घिरी हुई है, इसी कारण पृथ्वी जो है सो नीली दिखाई देती है। और इसलिए प्रारंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने, जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री रहे होंगे, उन्होंने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा था। कुल मिलाकर कहें तो पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो भूमि की तुलना में 70%, 75% है, लगभग 70 से 75%। मतलब 10 में से 7/10, जैसा हमने आगे पढ़ा, 75%। और जब जल 75% है तो जाहिर सी बात है पृथ्वी जो है सो नीला दिखाई पड़ेगा, और नीला दिखाई पड़ता है इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा गया है। चलिए, ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। हाँ, इस अध्याय के पहले ही महासागर और महाद्वीप, इसमें महासागर और महाद्वीप के बारे में ही पढ़ना है। और इसमें बहुत सुंदर एक महासागर का परिभाषा दिया गया है। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जल राशियाँ देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। ग्लोब पर जो सबसे बड़ी जल राशियाँ, मतलब सबसे बड़ा जल, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी उपलब्ध है सबसे बड़े क्षेत्र में, उस क्षेत्र को हम महासागर कहते हैं। 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। यह भूमि का रंग है जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। मतलब कि ग्लोब पर अगर हम लोग देखते हैं तो जो नीला भाग है वो 3/4 पर है, और 3/4 पर जो नीला भाग है वो जल का भाग है, और उसे ही महासागर कहते हैं। और बाकी जो भूरा रंग का भाग है, जो 1/4 दिखाई दे रही है हमारे ग्लोब में, वो एक भूखंड का हिस्सा है। और चूंकि ये बहुत विस्तार बहुत ज़्यादा है, ये भूखंड 1/4, इसलिए इसे महाद्वीप कहा जाता है। भूखंड का, ये भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पृथ्वी का जो जलवायु है उसके निर्माण में महासागर भी और महाद्वीप भी दोनों मिलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन सम्मिलित हैं। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देख सकते हैं। मतलब हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं कौन? महासागर और महाद्वीप। अगर महासागर और महाद्वीप में कोई एक ना हो तो हम लोग पृथ्वी पर जलवायु जो है उसके निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी, और जाहिर सी बात है कि मानव जीवन इसमें प्रभावित होगा और जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि महासागर और महाद्वीप जो है दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे जलवायु के निर्माण के लिए। चलिए, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शं नो वरुणः अंकित है, जिसका अर्थ है, हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हों। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता का वरुण स्तुति है। भारतीय नौसेना का ये प्रतीक है, इसी के बारे में बताया गया है, जिसमें शं नो वरुणः का इसमें एक वक्त लिखा हुआ है, अंकित है, जिसका मतलब है, हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हों। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। वैदिक देवता जो हैं वरुण, उनकी स्तुति में यह शब्द लिखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे
पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। पृथ्वी पर जो है सो जल और भूमि का किस प्रकार वितरण किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। यानी महासागर और जो महाद्वीप है वो ग्लोब के दोनों, अगर ग्लोब को हम गोलार्ध को हम लोग देखते हैं तो समान रूप से वितरित नहीं है, जैसा कि इस चित्र में देखा जा सकता है। ये दोनों चित्र में उत्तर ध्रुव बाएं ओर जो है ये उत्तर ध्रुव है और जो दाईं ओर है ये दक्षिणी ध्रुव है। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव में जल अधिक है और बाईं ध्रुव में भूमि अधिक है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि महासागर अगर कहा जाए तो दक्षिणी ध्रुव में अधिक है और स्थल महाद्वीप उत्तर ध्रुव में ज़्यादातर है। अब चित्र 2.2 में दर्शाए गए दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उनके छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। प्रत्येक आइए पता लगाते हैं। यहाँ एक तरह से होमवर्क दिया गया है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय खारा है। ये मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधन में अत्यल्प हिस्सा है। यह हिमनद, नदियों, झीलों, वायुमंडल, भूमिगत जल के रूप में प्राप्त है। जो महासागरों में, इसमें यह कहा गया है कि जो महासागरों में जल का अधिकांश भाग है, मतलब जल का जो पृथ्वी पर जल का जो उपलब्धता है उसमें अधिकांश भाग महासागरों में है, जो लवणीय भी है, यानी कि खारा प्रवृत्ति की है। और इसलिए ये मानव सहित बहुत सारे स्थलीय जीव ऐसे हैं जिनके लिए ये उपयोगी नहीं है। और दूसरी ओर अलवणीय जल, जिसे हम पेयजल भी कहते हैं, वह पृथ्वी पर ज़्यादातर हिमनद, नदियों, झीलों, वायुमंडल या भूमिगत जल, जो जमीन के अंदर भूमिगत जल होते हैं, उसके रूप में व्याप्त है, जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें भी अभी कुछ टास्क दिया गया, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। आगे महासागर के बारे में ही बताया गया है। पृष्ठ 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी अथवा अंटार्कटिका महासागर को देखते हैं। उस चित्र में हम लोग कुछ महासागरों को देखते हैं। इस चित्र में 2.3 चित्र देखते हैं, आगे कहाँ पे है। हाँ, ये रहा चित्र। इसमें हम 5 महासागरों को देख सकते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और फिर प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। ये रहा 1 2 3 4 5 6 महासागर इसमें दर्शाया गया है। पांच महासागर, हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि मानचित्र में यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। उदाहरणतया समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। ये कह रहा है कि ये जो महासागर हम लोगों ने नीचे देखा, इसको विभाजित हम लोग खुद करते हैं, ये प्रचलित है मानव द्वारा। असल में ये सारा महासागर जो है ये एक दूसरे से जुड़ा है। ये खुद प्राकृतिक रूप से अलग नहीं है। इसे हम लोगों ने नाम के लिए, सुविधा के लिए नाम रखकर, अलग अलग नाम रखकर वो भागों में बांट दिया है। जैसा कि ये प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक है, प्रशांत हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, ये सारे मिले हुए हैं। यही बताया गया है इसमें। ये कोई सीमाओं का पालन नहीं करता है। इसको हम लोग खुद अपने सुविधा के लिए नाम दे दिए हैं। समुद्री
वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। और समुद्री जगत में छोटे पौधे और समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं, उसमें पाए जाते हैं। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियां की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्र जीव शामिल हैं। और जो महासागर में है, जिसे हम लोग समुद्री प्राणी जगत कहते हैं, उसमें बहुत सारे प्रजातियां जैसे मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्र जीव शामिल हैं, जिसका हो सकता है कि आज तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराई तक समुद्र के प्रत्येक जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। कुल मिलाकर महासागर में जीवन के बहुत सारे रूप पाए जाते हैं। ये उदाहरण है। जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। जैसा कि महासागरों के मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि जो हिंद महासागर है। आइए देखते हैं हिंद महासागर को। ये रहा हिंद महासागर। ये कहा गया है कि इधर अगर उत्तर में बात करें तो एशिया महाद्वीप तक, पूर्व में बात करें ऑस्ट्रेलिया तक, इधर अफ्रीका तक, और नीचे आर्कटिक तक ये हिंद महासागर का फैलाव है। यही नीचे बताया गया है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के दो भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और जो है सो भारत में हिंद महासागर के दो भाग हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। आगे पढ़ते हैं महासागर और आपदाएं। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के मानचित्र को फिर से देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी कुछ सफ़ेद आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या हैं? वे बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मानचित्र के पहला मानचित्र जो हम लोगों ने देखा था, इसमें यही बताया गया है कि उस मानचित्र में सफ़ेद जो आकृतियां हैं, वो आकृति को अनुमान लगाने के लिए कह रहा है। वो सफ़ेद जो आकृति दिखाई गई है मानचित्र में, वो बादलों का एक विशाल समूह है। और यही बादल जो है वर्षा लाती है, और ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाती है। और अगर ये वर्षा ना हो, जो कि महासागरों से उत्पन्न होती है, तो हमारे वर्षा के अभाव में हमारी जो कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। महासागर तूफानों को भी जन्म देता है, और महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाती है। ये हमारे लिए ठीक है, उपयोगी है, लेकिन जब यही वर्षा अत्यधिक हो जाती है तो ये विध्वंसक बन जाती है। और अगर हवाएं ज़्यादा जोर से प्रचंड हवाएं चलने लगती है तो एक चक्रवात का रूप ले लेती है, और विश्व के जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें दूर दूर तक क्षति पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। और समुद्र में एक और प्राकृतिक आपदा जिसे हम सुनामी कैसे कहते हैं, वो भी उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती है जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। जब कभी महासागर में ज्वालामुखी फटती है या तीव्र भूकंप आता है तो ये तरंगें पैदा होती है, और ये बहुत बड़ी सुनामी का जो है सो रूप ले लेती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों में डुबा सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। और अगर सुनामी आता है तो कई किलोमीटर तक, या मतलब कि हजारों किलोमीटर तक जो तटीय क्षेत्र हैं उसको डुबा सकती है, और जिससे व्यापक हानि आता है। इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है नीचे, चलिए देखते हैं।
26 दिसंबर 2004 के हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल के तटीय क्षेत्र इसमें भीषण रूप से प्रभावित हुए और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। 26 में मतलब 26 दिसंबर 2004 को एक हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देशों में प्रचंड एक बार सुनामी आई थी, जिसमें जान माल की बहुत क्षति हुई थी। यही चीज़ को इसमें फैक्ट के रूप में बताया गया है। इस प्रकार सुनामी कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यंत विध्वंसक होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्ण चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जान माल की रक्षा करने के लिए उपायों में सहायता मिलती है। जिन घटनाओं के कारण जान माल की क्षति होती है, उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। और ऐसी घटनाएं, इसमें समझ लीजिए कि आपदा प्रबंधन या आपदा का एक उदाहरण या परिभाषा दिया गया है। जिन घटनाओं के कारण जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति होती है और जो अचानक आती है, उससे ही आपदा कहते हैं। और इसमें और इस आपदा को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। अगले अध्याय में हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। और इस आपदा प्रबंधन को भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन या प्राधिकरण भी है, जो आपदा प्रबंधन का काम करती है। अब देखते हैं महाद्वीप क्या होती है। महासागरों के मानचित्र 2.3 पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिना जाते हैं, परंतु यह देखा जाए एक ही भूखंड है। अगर महाद्वीपों की मानचित्र देखें तो उसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यहाँ 2 महाद्वीपों में गिना जाता है ज़्यादातर, लेकिन अगर भूखंड की बात की जाए तो वो एक ही भूखंड है। इन्हें एक ही समझा जा सकता है। यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है, और उसी प्रकार यूरोप को और एशिया को भी सामान्यतः 2 द्वीप माना जाता है 2 महाद्वीप। लेकिन मानचित्र में अगर देखें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह भी एक ही भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ, इसलिए इन्हें 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जाता है। एशिया और यूरोप का जो सांस्कृतिक विकास हुआ है वो 2 अलग अलग तरह से हुआ है, इसलिए इसे 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जाता है। और अगर भूखंड की बात की जाए तो दोनों एक ही भूखंड का हिस्सा है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। और जो भूगर्भ शास्त्री अध्ययन के लिए या वो लोग जो मानते हैं, वो ये दोनों महाद्वीप को एक ही मानते हैं और इसका नाम दिया है यूरेशिया। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है। इसी तरह अफ्रीका को भी और यूरेशिया को भी कभी कभी एक ही समझा जाता है या 2। तालिका में महाद्वीप की अलग अलग प्रकार की गिनती को सार के रूप में लिखिए, और इसमें लिखना हो कभी कभी 4 महाद्वीप, 5 महाद्वीप, 6 महाद्वीप या 7 महाद्वीप को भी माना जाता है। लेकिन अधिक प्रचलित अगर कहा जाए तो 7 महाद्वीप अधिक प्रचलित है, जिसमें अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप है। व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि हमने बताया। अब देखते हैं द्वीप को। द्वीप क्या है?
यदि आपने इस अध्याय में आरंभ में दिए गए दो मानचित्रों 2.2 और 2.3 को ध्यानपूर्वक देखा हो तो आपने पाया होगा कि महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता है। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप हैं। जिस तरह से महाद्वीप हैं उसी तरह से छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, तो उसे द्वीप इसलिए कहा गया है किंतु वो आकार में छोटा है, इसलिए छोटे छोटे भाग जो जल से घिरे हुए हैं उसे द्वीप कहा जाता है। जो हमारे ग्रह पर लाखों द्वीप हैं और वही द्वीप अगर बड़े आकार में हो तो उसे महाद्वीप कह दिया जाता है। मतलब कि द्वीप और महाद्वीप में सिर्फ यही अंतर है कि द्वीप छोटे होते हैं और महाद्वीप आकार में बहुत विशाल होते हैं। आगे देखते हैं। महासागर और जीवन। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग हैं। भले ही हम ध्यान न दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यह पृथ्वी के जलचक्र का भाग है, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरणार्थ, महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। यह भी ज्ञातव्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बहुत बड़ी बात है। महासागर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महासागर के बिना ये सच है कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है कि महासागर ऑक्सीजन का जो पृथ्वी पर पूरी ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, उसमें से महासागर का जो वनस्पति जगत है उसमें दुनिया का आधी ऑक्सीजन यहीं से उत्पन्न होता है। अब समझ लीजिए। और महासागरों से ही जलचक्र, महासागर जो है पृथ्वी एक जलचक्र का भाग है, पढ़ेंगे। और महासागरों के बिना वर्षा नहीं हो सकती। और इसमें यह भी बताया कि महासागर अगर ना हो तो वर्षा नहीं होगी, और अगर पृथ्वी पर वर्षा ना हो तो पूरी पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। और अगर पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी तो हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए जीवन के लिए महासागर बहुत ज़रूरी है। और महासागरों की हमारे पृथ्वी के लिए या हमारे मानव जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है ये महासागर। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक दूसरे जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों के व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लोगों के लिए महासागरों और सागरों की यात्रा की है। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। उन्हीं सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्री देवताओं, देवियों, समुद्री दैत्यों, समुद्र के कोसों, महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलते हैं। और पहले जो होता, यातायात की जो सुविधा होती थी, आने जाने का जो रास्ता होता था, जैसा कि इसमें बताया गया है, इसलिए व्यापार के लिए अगर सामानों का एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाना हो, सैनिक अभियान को चलाना हो, तो ये समुद्री रास्ते से ही पहले होता था और इसके लिए महासागरों का उपयोग किया जाता था। और मछली, भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए और भोजन हेतु मछली जो पकड़ने का काम महासागरों में किया जाता था। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। और दुनिया के तटीय क्षेत्र में जितने भी संस्कृति रही है उसे महासागर ने ही पोषित किया है। और उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र, समुद्री देवता और देवियों, और इसी वजह से उन किंवदंतियों के कहानियों में या तो कहिए इतिहास में समुद्री देवी और देवताओं का जिक्र होता है, समुद्री दैत्यों का भी जिक्र होता है। इस चैप्टर का अंत में कुछ सार दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं।
पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशयों को महासागर और विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इस पूरे चैप्टर का इसमें सार दिया गया है। पृथ्वी की सतह पर जो विस्तृत जलाशय हैं, विशाल जलाशय हैं, उसे महासागर कहा जाता है, और विशाल जो भूखंड हैं उसे महाद्वीप कहा जाता है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, किंतु सामान्यतः इन्हें 7 महाद्वीपों में के रूप में जाना जाता है। महाद्वीपों को 7 महाद्वीपों में जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और महासागर जो है वो समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व का जलवायु जो है उसमें महत्व भूमिका ये हमारे महासागर निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। और मानव का जो अत्यधिक गतिविधि है इन महासागरों में, उसकी वजह से इस पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है महासागर पर, और इसे हमें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये चैप्टर लगभग यहीं समाप्त हो गया। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो को हम कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।